नमस्कार दोस्तों, 6 अक्टूबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन में बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे फॉलो करके आप अपने जेन्युइन डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। पहली चीज़ जो फर्स्ट न्यूज़ है वो क्या है, यूपी पुलिस क्लेम कॉन्स्पिरेसी टू ट्रिगर कास्ट वायलेंस डिफेम गवर्नमेंट ओवर हाथरस। देखिए, हाथरस केस में मिसमैनेजमेंट हुआ है, मैंने भी वीडियो बनाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस का और उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट पूरा देश बोल रहा है। एक 19 साल की दलित बच्ची का ब्रूटल गैंग रेप और असॉल्ट हुआ, और इसके बाद जो यूपी पुलिस की हैंडलिंग थी और जो यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की हैंडलिंग थी, उसके चलते जब यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया, तो अब यूपी पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि कुछ ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स कास्ट और कम्युनल वायलेंस को स्टेट में फैलाना चाहते हैं। इसलिए यूपी पुलिस ने सेक्शन 144 के नॉर्म्स को यहां पे इन्वोक किया, सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। ओके, 6 एफआईआर रजिस्टर की जा चुकी हैं, सेडिशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की भी। आप देखिए, 13 एफआईआर लॉन्च की गई थी और 5 लोगों को अरेस्ट किया गया बिजनौर, हाथरस, सहारनपुर, बुलंदशहर, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ में ऑन चार्जेस ऑफ पोस्टिंग ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स ऑन इंसिडेंट ऑन द सोशल मीडिया। तो कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि यूपी पुलिस के ऊपर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इसने ठीक तरीके से चीजों की हैंडलिंग नहीं की, और यूपी पुलिस इल्जाम लगा रही अपोजिशन पार्टीज पे कि भाई जब ये कांड हो गया तो सारी की सारी अपोजिशन पार्टीज स्टेट में आके ह्यू एंड क्राई और माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। अब यूपी पुलिस तो अपना बचाव करेगी। तो ये एक न्यूज थी, मैंने देख ली, बता दी आपको। अगला है जीएसटी काउंसिल स्प्लिट ऑन बोरोइंग ऑप्शंस। जीएसटी काउंसिल की मीट हुई, कल मैंने आपको बताया था कि मीटिंग होने वाली है, मंडे को ये मीटिंग हुई। और ऑब्वियसली बात है, जो अपोजिशन रूल्स स्टेट है वो मानने वाले तो थे नहीं, सेंटर उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। सेंटर की भी जो टोन है वहां पे थोड़ी नीची हो गई है। उसका रीजन ये है कि सेंटर ये समझ चुका है कि पूरे देश में उनका अपोजिशन हो रहा है इस चीज को लेके। साथ साथ जब कैग ने चीजों को पॉइंट आउट कर दिया तो सेंटर का अब थोड़ा टोन डाउन हो गया है यहाँ पे। तो इस 7 घंटे की मीटिंग के बाद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि देखिए, हम किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं, हम सबकी बातों को समझ रहे हैं, और यहाँ पे कुछ चीजें करी गई हैं। पहली चीज तो क्या करी गई है कि ये जो जीएसटी कंपनसेशन रिजीम था, जो जीएसटी कंपनसेशन सेस की लेवी थी, पहले ये केवल जून 2022 तक लगनी थी। अब इस कंपनसेशन लेवी को जून 2022 के आगे लेके जाया जाएगा। कितना आगे लेके जाया जाएगा? फॉर सच पीरियड एज मे बी रिक्वायर्ड टू मीट द रेवेन्यू गैप। यानी जितना रेवेन्यू गैप हुआ है, जितना स्टेट्स को पैसा देना है और हम पैसा नहीं दे पाए हैं, जब तक उस पैसे की आपूर्ति नहीं होती तब तक हम इस कंपनसेशन सेस को आगे बढ़ा देंगे। दूसरी बात और क्या बोला गया है कि कुछ इमीडिएट फंड्स रिलीज किए जा रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर 45,000 करोड़ रुपए ऑफ जीएसटी ड्यूज स्टेट्स को रिलीज किया जाएगा ताकि कुछ रिलीफ मिल सके उनको पैंडेमिक के दौरान। फिर अक्टूबर 12 को फिर से मीटिंग होगी, क्योंकि अभी भी कोई प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं निकला है। हाँ, एक चीज की गई है कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो 2,35,000 करोड़ का शॉर्टफॉल था, उसमें सरकार ने बोला था कि 97,000 करोड़ शॉर्टफॉल है आपका जीएसटी लगाने की वजह से और बाकी कोविड-19 की वजह से। अब सरकार बोल रही कि नहीं, चलिए 97,000 करोड़ नहीं, 1.1 लाख करोड़ शॉर्टफॉल है जीएसटी की वजह से, और इतने शॉर्टफॉल की आप बोरोइंग कर सकते हो। तो अब यहां पे देखिए सेंटर का स्टैंड क्या निकल के आ रहा है। सेंटर का स्टैंड पहले निकल के आ रहा था कि 97,000 करोड़ का जो शॉर्टफॉल हुआ है वो हुआ है जीएसटी की वजह से, लेकिन अब सेंटर बोल रही है कि नहीं भाई, 1.10 लाख करोड़, 1.1 लाख करोड़ का जो शॉर्टफॉल है वो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से हुआ है, बाकी कोविड-19 की वजह से हुआ है। तो अब सेंटर क्या बोल रहा है कि ये जो 1.1 लाख करोड़ है ये आप बोरो कर लीजिए, इसके ऊपर आपकी बोरोइंग लिमिट्स भी नहीं जाएंगी, साथ साथ आपको इसमें लोन और इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा। देखिए, हो क्या रहा है कि ये जो 1.10 लाख करोड़ रुपए है, 1.1 लाख करोड़ रुपीस है, जिसको अभी के लिए स्टेट गवर्नमेंट को उधार लेने को बोला जा रहा है, ये जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है जिसको जून 2020 के आगे शिफ्ट किया जा रहा है, ये जो 1,10,000 करोड़ रुपए का जो लोन होगा और जो इस पे इंटरेस्ट होगा वो उस जीएसटी कंपनसेशन सेस से वसूला जाएगा। तो समझिए 2.35 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल हो रहा है यहां पे, जिसमें से पहले सरकार ने बोला कि केवल 97,000 करोड़ जीएसटी की वजह से, लेकिन अब बोला कि नहीं भाई 1.1 लाख करोड़ जीएसटी की वजह से। तो ये जो 1.1 लाख करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल है, ये पैसा सरकार ने अभी के लिए स्टेट से बोल रखा है कि आप उधार उठा लो मार्केट से, ठीक है ना, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भी दो,
इसका इंटरेस्ट और जो भी मुद्दल अमाउंट है वो आपको जीएसटी कंपनसेशन सेस से रिलीज किया जाएगा, ये भी सरकार ने बोला है। और जब आप ये 1.10 लाख करोड़ मार्केट से उठाओगे तो एफआरबीएम के अंदर, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट के अंदर, आपके ऊपर जो बोरोइंग की लिमिट्स लगाई गई हैं वो लिमिट नहीं लगाई जाएंगी। इस तरीके की बात कही गई है। फिर कुछ और चेंजेस किए काउंसिल ने। तो भैया जो स्मॉलर बिजनेसेस हैं उनको 24 रिटर्न्स फाइल करने होते हैं मंथ के एंड पे जीएसटी के। अभी कहा गया है कि 8 रिटर्न्स ही आप फाइल करिए विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। फिर यह भी बोला गया है कि कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स थे जिन्होंने फ्रॉडुलेंटली जीएसटी रिफंड लिया और फिर वो गायब हो गए, तो उनके ऊपर इंक्वायरी उठाने की बात चल रही है। और साथ साथ जीएसटी काउंसिल ने यह डिसाइड किया है कि केवल उन बैंक अकाउंट्स में फंड का रिफंड किया जाएगा जो आधार ऑथेंटिकेटेड है। यानी कि देखिए, जीएसटी रिफंड में बहुत से फ्रॉड चल रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि फर्जी जीएसटी की रिसिप्ट बना लेते हैं और उसके बेसिस पे सरकार से जाके रिफंड ले लेते हैं। ये एक बहुत ट्रिकी चीज है, इसको कैसे किया जाता है वो मैं कभी आपको और बताऊंगा कैसे किया जाएगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बट सीधे सीधे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करता हूं, बट कभी बनाऊंगा। तो जो जीएसटी फ्रॉड होते हैं, फ्रॉडुलेंटली जो सरकार से रिफंड ले लेती हैं ये एक्सपोर्टर्स, तो ऐसे एक्सपोर्टर्स जिनके बैंक अकाउंट आधार ऑथेंटिकेटेड नहीं है उनको ऑटोमेटिकली आईजीएसटी का रिफंड नहीं मिलेगा, ये भी सरकार ने बोला है। साथ साथ सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज जो होती हैं, अभी आप देखोगे इसरो की जो कॉमर्शियल आर्म है जिसको बोला जाता है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके साथ साथ एनएसआईएल, ये लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। उस सैटेलाइट लॉन्च सर्विस भी एक सर्विस है। अभी सर्विस पे क्या लगेगा, पहले सर्विस टैक्स लगता था, अब लगेगा जीएसटी। तो अब जो स्टार्टअप्स हैं जो सैटेलाइट बना रहे हैं और जो डोमेस्टिक लॉन्चिंग सर्विसेज में जो भी प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, उनको यहां पे सरकार कुछ लीवे दे रही है। ये कह रही है कि इसरो की जो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जब वो ये आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगी सैटेलाइट लॉन्च करने की, तो उसके ऊपर आपसे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। अब एग्जैक्टली यहां पे सेग्रीगेशन किस हिसाब से किया जाएगा, बड़े प्राइवेट प्लेयर्स का भी जीएसटी माफ होगा या केवल छोटे प्राइवेट प्लेयर का जीएसटी मार्क होगा, किस हिसाब से जीएसटी को यहां पे माफ करने के बेंचमार्क्स बनाए जाएंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर कुछ वायरस रिसर्चर्स को यहाँ नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में। तो कौन कौन है ये, अमेरिकन हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस एंड ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल हाउटन, इनको नोबेल प्राइज मिला है फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी ऑन मंडे। इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है। किस तरीके से इस हेपेटाइटिस सी वायरस ब्लड बॉर्न है, कैसे इसकी टेस्टिंग होती है ब्लड टेस्ट के थ्रू, कैसे हेपेटाइटिस सी वायरस को ढूंढा जा सकता है, ये इन्होंने बताया है। इसके बेसिस पे कई सारी मेडिसिन बनाई गई हैं और इन मेडिसिन ने मिलियंस लोगों की जान बचाई है। देखो होता क्या है दोस्तों कि जो हेपेटाइटिस वायरस है वो आपके लीवर को अफेक्ट करता है। तो जब आपको लीवर को अफेक्ट करता है तो लीवर कैंसर जैसी और बहुत सी बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो इस डिस्कवरी के चलते बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग्स बनाए गए हैं जिससे हेपेटाइटिस सी की कंडीशन को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है और बहुत सारे डेथ्स को बचाया गया, लगभग 4 लाख डेथ्स पर ईयर एंड 70 मिलियन हेपेटाइटिस केसेस वर्ल्ड वाइड होते हैं। बहुत सारे में लिवर इन्फ्लेमेशन और कैंसर भी होता है हेपेटाइटिस सी की वजह से। तो कहीं ना कहीं इस डिस्कवरी से इस प्रॉब्लम को कम किया गया है। अगर बात की जाए नोबेल प्राइज की, तो ये जो नोबेल प्राइज है इसमें प्राइज मनी है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, यानी कि लगभग 11 लाख डॉलर। ओके, एल्फ्रेड नोबेल पे नाम पे ये पुरस्कार है। नोबेल कमिटी बेसिक साइंस में आपके जो एक्सीलेंस है उसको रिकॉग्नाइज करती है। और भी फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। आगे चलते हैं। एक सर्वे कंडक्ट कराई गई है। ये सर्वे किसने कंडक्ट कराया है, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी ने। कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी इंटरनेशनल, सीयूटी कट्स इंटरनेशनल ने 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। तो भैया 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट में कराया गया है। कौन से स्टेट में कराया गया है, राजस्थान में कराया गया। और यह बोला गया है कि despite an increase in cardiovascular diseases in rural areas during COVID-19 pandemic, 61% of consumers in villages of Rajasthan are unaware of the hazards of trans fats। मतलब कि ये ट्रांस फैट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, इनको कंज्यूम करने की वजह से इन लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी हो रही है और एक्चुअली में इनको पता नहीं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इस ट्रांस फैट को खाने की वजह से हो रही है। इन ट्रांस फैट्स के चलते इनको हार्ट एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि इससे इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। यहां पे देखिए, ये सैंपल सर्वे जो कंडक्ट कराया गया कट्स के द्वारा हैज फाउंड दैट द कंजम्पशन ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स हैड इंक्रीज्ड बाय 19% फ्रॉम इट्स प्री लॉकडाउन लेवल इन द रूरल एरियाज। यानी रूरल एरियाज में लॉकडाउन से लेकर अब तक 19% इस ट्रांस फैट का जो कंजम्पशन है बढ़ चुका है।
बीमारी भी फैल रही है, हार्ट की प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी बढ़ रहे हैं, बट इन लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअली में ये डिजीज क्यों बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो कट्स इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं जॉर्ज चेरियान, इन्होंने मंडे को क्या कहा, सर्वे वॉज टेकन अप इन द बैकग्राउंड ऑफ द रिलीज of World Health Organization second progress report on global trans fat elimination which had reminded India of its commitment to eliminate trans fats from food supplies by 2022। यानी कि भैया इंडिया ने कमिट किया है कि हम ट्रांस फैट को फूड सप्लाई से 2022 तक एलिमिट कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो डालडा का इस्तेमाल अभी भी होता है खाने पीने में, इसको कम करना है क्योंकि इससे बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। अर्बन एरियाज में 46% ऑफ द कंज्यूमर्स इस बात से अनअवेयर हैं कि इन ट्रांस फैट्स के क्या हेल्थ हैजार्ड्स हैं, लेकिन इनमें से 21% ये लोगों ने ये ट्रांस फैट नाम के शब्द को सुना है। कहीं ना कहीं जो ट्रांस फैट है उसे डालडा बोला जाता है। डालडा एक तरीके का वनस्पति घी है जो ज्यादातर जगहों पे घरों में खाया जाता है, लेकिन इसके क्या हेल्थ हैजार्ड्स हैं वो आपके सामने है। ट्रांस फैट्स पाए जाते हैं इसमें। ट्रांस फैट्स खतरनाक क्यों है? इन्हें ट्रांस फैटी एसिड्स कहा जाता है। दे आर द मोस्ट हार्मफुल टाइप्स ऑफ फैट्स। इनके बहुत से एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप बात करो फैट्स की, ट्रांस फैट्स की, तो ये आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं। कुछ ट्रांस फैट्स हमारी बॉडी नेचुरली बनाती है। जो आर्टिफिशियली ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं ये तब बनते हैं जब हाइड्रोजन को ऑयल के साथ रिएक्ट करके फैट्स बनाया जाता है जो कि घी या बटर जैसा लगता है। तो भले ही देखने में और खाने में वो आपको हेल्दी लगे, बट एक्चुअली में वो हेल्दी होता नहीं है। इससे बहुत सी हार्ट डिजीजेज होती हैं। ओके, सैचुरेटेड फैट्स में आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, लेकिन ट्रांस फैटी एसिड्स में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, देखिए हमारे शरीर में कुछ लेवल तक जो एचडीएल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसका होना जरूरी है। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसके लेवल को ये ट्रांस फैटी एसिड्स कम कर देते हैं, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे हार्ट डिजीज के चांस बढ़ जाएंगे, कैंसर के चांस बढ़ जाएंगे, टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इनफर्टिलिटी, बहुत सारे तरीके के चांस बढ़ जाएंगे। एक माँ जो कि एक बच्चे को जन्म देने वाली है उसके लिए तो और डेंजरस हो जाते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स। ओके, ये चीज आपको काम आएगी जनरल स्टडीज पेपर 2 में। आगे चलते हैं। क्वाड विल डिस्कस वैक्सीन 5G। भैया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं टोक्यो में, जहां पे फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के, जापान के और यूनाइटेड स्टेट्स के। इस मीटिंग में बस ऑब्वियस सी बात है, इसको एज अ एंटी चाइना ग्रुप बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं चाइना इसको ऑलरेडी क्रिटिसाइज कर चुका है कि ये एक एंटी चाइना फ्रंट लाइन है, एक मिनी नाटो है, कोल्ड वॉर मेंटालिटी है, इस तरीके की बातें चाइना बोलता है। खुद वो भले बवाल फैलाता रहे, बट दूसरे ग्रुप से उसको बहुत प्रॉब्लम है। पर यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि स्क्वाड ग्रुपिंग में 5G कनेक्टिविटी के ऊपर बात होगी, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात होगी, सप्लाई चेन इनिशिएटिव के ऊपर बात होगी। मैन्युफैक्चरिंग में तो कहीं ना कहीं बात ये की जाएगी कि भैया मैन्युफैक्चरिंग में सप्लाई चेन्स में जो चाइना की डोमिनेंस है इनको हटा के बाकी जगहों पे लेके जाया जाए। मैरीटाइम कोऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविड-19 की वैक्सीन को बनाना और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बातचीत करी जाएगी। ओके, मालाबार एक्सरसाइज को लेके एक रीजनल असेसमेंट होगा। साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सी में क्या हो रहा है इसके बारे में बातचीत होगी। जो 6 महीने से स्टैंड ऑफ चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, हांगकांग में, ताइवान में जो बवाल कर रहा है चाइना, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत करी जाएगी। अगले साल ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नेवल एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करवाना है नहीं करवाना है, इसके बारे में बातचीत कर जाएगी। फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव निकल रहा है दोस्तों, इस इनिशिएटिव को याद रखिएगा, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। ये सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को जापान ने शुरू किया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें यह टारगेट किया जा रहा है कि चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंडेंट ना होके हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस को डेवलप करें। फिर जो यूएस प्लान है ब्लू डॉट नेटवर्क का, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की नेटवर्किंग की बात होती है और उस नेटवर्किंग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रेटिंग की बात होती है और उस रेटिंग के हिसाब से उनको फंडिंग दी जाएगी। तो इस ब्लू डॉट नेटवर्क को कितना आगे बढ़ाना है इसके बारे में भी बातचीत करी जाएगी। तो काफी सारी चीजों पे इस एक्सटर्नल अफेयर्स मीटिंग में बातचीत होने वाली है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है डीआरडीओ सक्सेसफुल टेस्ट एएसडब्ल्यू मिसाइल सिस्टम, मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो, स्मार्ट सिस्टम बोलते हैं इसको। तो स्मार्ट नाम का जो फुल फॉर्म है वो मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो है, तो थोड़ा अलग है ये। यहाँ पे मिसाइल की मदद से आप टॉर्पीडो को रिलीज करो, सिंपल है। इसका टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने देखे क्या बोला है, ऑल द मिशन ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग मिसाइल फ्लाइट अप टू द रेंज एंड एल्टीट्यूड, सेपरेशन ऑफ द नोज कोन,
रिलीज ऑफ टॉर्पीडो एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म हैज बीन परफेक्टली मेट। ऑब्वियस सी बात है, मिसाइल असिस्टेड रिलीज है, तो इस टॉर्पीडो को लेके मिसाइल उड़ेगी, बाद में मिसाइल डिटैच हो जाएगी और टॉर्पीडो जाके हिट करेगा जहां पे भी हिट कर रहा है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसको गेम चेंजर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन बोला गया है ASW में। ASW का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी को हम बहुत सालों से यूएसए और दूसरे यूरोपियन कंट्री से मांगने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट हमें अपनी नेवी को डेवलप करना है। अब यूएस से तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आ नहीं रही है, तो खुद जो हमारी रिसर्च प्रीमियर रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है DRDO, ये प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होकर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है। काफी प्रोग्रेस भी मिल रही है इसमें। रडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे और इसको मॉनिटर कर रहे थे। तो देखिए ये जो स्मार्ट है, बेसिकली इट इज अ मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस फ्रॉम बियॉन्ड टॉर्पीडो रेंज। कुछ और चीजें देख लेते हैं कि DRDO ने और क्या क्या टेस्ट किया है। तो रिसेंटली DRDO ने टेस्ट किया है न्यू वर्जन ऑफ हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल शौर्य, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर। फिर भाई अभी रिसेंटली DRDO ने टेस्ट किया है इनहैंस्ड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 400 किलोमीटर। एक कैनन लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी टेस्ट किया गया है। फिर DRDO has also successfully conducted flight test of hypersonic technology demonstrated vehicle HSTDV को भी यहाँ पे इंडिया ने टेस्ट किया है। तो इसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। और DRDO की परफॉर्मेंस से रिलेटेड या साइंस एंड टेक से रिलेटेड डिफेंस में अगर आपसे कोई सवाल पूछ दिया जाए तो ये सारे के सारे पॉइंट चेप दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर एक न्यूज निकल के आ रही है, माली फ्रीज ओवर 100 जिहादिस्ट। अगर आप माली की लोकेशन देखो तो मैं आपको दिखा रखा हूं यहाँ पे माली में कुछ दिन पहले एक कूप हुआ था जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो अभी हुआ क्या है कि इंसर्जेंसी है माली में तगड़ी। माली में क्या हुआ कि एक टॉप पॉलिटिशियन को अगवा कर लिया गया जिसका नाम था सोमाला सीसे। सोमाला सीसे को अगवा कर लिया गया और फ्रेंच चैरिटी वर्कर है जिनका नाम है सोफी पेट्रोनिन, इनको अगवा कर लिया गया। अभी सोमालिया सीसे और सोफी पेट्रोनिन को छुड़ाने के लिए 100 अलेज्ड और कन्विक्टेड जिहादिस्ट को माली की सरकार को छोड़ना पड़ा। तो माली ने 100 अलेज्ड और कन्विक्टेड जिहादिस्ट को छोड़ा है, किसके लिए? 2 लोगों के लिए। एक सोमालिया सीसे जो कि एक फॉर्मर अपोजिशन लीडर हैं, 3 टाइम प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रह चुके हैं, और सोफी पेट्रोनिन जो कि एक फ्रेंच चैरिटी वर्कर है। तो ऑब्वियसली फ्रांस भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, माली की लोकेशन याद रखिएगा, आप कह सकते हो कि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है आपका माली। माली की चारों तरफ की कंट्रीज देखेंगे तो यहाँ आपको मॉरिटानिया, इधर अल्जीरिया, यहाँ नाइजर, नीचे की तरफ बुर्किना फासो और इधर गिनी नजर आ रहा है और इस तरफ सेनेगल नजर आ रहा है। ओके, जनरल स्टडीज पेपर 1 में चीज आपको काम आएगी। फिर एक चीज और न्यूज निकल के आ रही है कि मोदी साहब ने बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एक वेपन नहीं बनने देंगे। पहली बात तो मोदी साहब ने ये बोला कब? रेस 2020 करके एक वर्चुअल समिट है जिसको सेंटर ऑर्गेनाइज कर रहा है, यहाँ पे बोला है। तो रेस 20 का फुल फॉर्म क्या है? दिस इज बेसिकली अ मेगा वर्चुअल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। It is a global meeting of minds to exchange ideas and chart a course for using AI for social transformation, inclusion and empowerment in areas like healthcare, agriculture, education and smart mobility. तो ये है आपका रेस 2020। ओके, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और स्मार्ट मोबिलिटी में ये रेस 2020 आपका एक्टिव है। ओके, तो यहाँ पे मोदी साहब आए और मोदी साहब ने बोला कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है और इंडिया को हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल हब बनाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का वेपनाइजेशन हम नहीं होने देंगे। और यहाँ पे मोदी जी ने ये बोला है कि जो ह्यूमंस हैं उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और कितना भी बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जब तक उसमें ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन स्किल नहीं आएंगी तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अच्छी अच्छी बातें इस तरीके की समिट्स में बोली जाती हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आज का एनालिसिस यहाँ खत्म होता है। गुड बाय।